अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश कर दिया। बजट में गोरखपुर और वाराणसी को मेट्रो की सौगात देने के साथ ही बुजुर्गों को 1,000 रुपए पेंशन का ऐलान किया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए बजटीय प्रावधान किया है, वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार की चर्चा करते हुए कहा कि हमारा विश्वास है कि हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1,000 अरब डॉलर यानी 1 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने में सफल होंगे। हम आपको बता दें कि लोक कल्याण संकल्प पत्र में लिए गए कुल 130 संकल्पों में से 97 को पहले बजट में ही स्थान दिया गया है और इसके लिए 54,883 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 6,15,518 करोड़ रुपए का यह बजट उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यह पिछले वित्त वर्ष के लिए पारित 5,50,270 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले 65,249 करोड़ रुपए अधिक है। योगी सरकार के बजट में किसी तरह का नया कर नहीं लगाया गया है, जिससे प्रदेश की जनता ने राहत की सांस ली है। लेकिन विपक्षी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को यह बजट नहीं भाया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के इस बजट की भरपूर सराहना की है। आइए योगी सरकार के बजट की बड़ी बातों पर डालते हैं एक नजर। बजट में 39,181 करोड़ 10 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। बजट में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है। 14 मेडिकल कॉलेजों को 2,100 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया है। बजट में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना और 60.20 लाख क्विंटल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। महिला उत्थान के लिए सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2022-23 के लिए 1,500 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रतियोगी छात्रों को उनके घर के पास ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मंडल मुख्यालयों में चलाई जा रही मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में करने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। बजट में वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए जमीन खरीदने के वास्ते 95 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खेल के विकास और उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने के लिए मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के निर्माण पर 700 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। विश्वविद्यालयों के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवारों को वर्ष में 2 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराने की घोषणा को बजट में स्थान दिया गया है। किसानों को आलू, टमाटर और प्याज आदि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में राहत दिलाने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना की गई है। किसानों को अगले 5 वर्षों में मुफ्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत निःशुल्क सौर पैनल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बजट में इसके तहत 15,000 से अधिक सोलर पैनल मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार के साथ जोड़ने के लिए सर्वेक्षण के कार्यक्रम को भी बजट में स्थान दिया गया है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी बजट में की गई है। वर्ष 2025 में कुंभ के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होगा। सरकार अभी से इसकी तैयारी शुरू करने जा रही है। बजट में इसके लिए अलग से मद खोलकर प्रावधान किया गया है। बेटे बेटी के बीच भेदभाव न हो, इसके लिए कन्या सुमंगला योजना को बेहतर संचालन के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। बजट में दिव्यांगों की पेंशन का भी प्रावधान किया गया है। बजट में अच्छी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन का प्रावधान भी किया गया है। ओडीओपी के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। अनाथ बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय नए सत्र से संचालित किए जाएंगे, इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।
बजट में बुजुर्ग पुजारियों के पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। 6 जर्जर चीनी मिलों के विस्तार और आधुनिकीकरण का बजट में प्रावधान किया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 साल में पूरे बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में 5 लाख रुपए की मदद का प्रावधान किया गया है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों और अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए प्रदेश के 18 मंडलों में प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कुष्ठावस्था विकलांग भरण पोषण योजना के अंतर्गत 3,000 रुपए प्रतिमाह की दर से 34 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग भरण पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रुपए प्रतिमाह व्यक्ति थी, इसे बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन की राशि को 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपए प्रतिमाह को बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को राज्य की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप करार देते हुए कहा कि यह सरकार के अगले 5 वर्षों का दृष्टिकोण है, जो प्रदेश के सर्वसमावेशी समग्र विकास के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाददाता सम्मेलन में बजट को प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप करार देते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं और श्रमिकों समेत समाज के हर तबके का ख्याल रखते हुए बनाया गया है। मित्रों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा यह बजट जब 15-16 में प्रदेश के अंदर बजट प्रस्तुत हुआ था, वह 3 लाख करोड़ के आसपास था। 3,02,687 करोड़ रुपए का था। और इस बार जब हम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, यह बजट 6,15,518 करोड़ 97 लाख का है। यानी बजट का दायरा दोगुने से ज्यादा हुआ है, जबकि विगत 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष हमारे कोविड प्रबंधन में व्यतीत हुए हैं। बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट के दायरे को बढ़ाने के लिए हमने प्रदेश के अंदर राजस्व भी बढ़ाया है। और राजस्व को हम लोगों ने किस रूप में बढ़ाया है? अगर मैं जीएसटी, वैट आदि की बात करूं तो 2017 के पहले प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जीएसटी नहीं था। वन नेशन वन टैक्स 2017 जुलाई 2017 में लागू हुआ, लेकिन उससे पहले सेल टैक्स और वैट था। उस समय प्रदेश में सेल टैक्स और वैट से जो धनराशि प्राप्त होती थी वो मात्र 51,000 करोड़ रुपए प्राप्त होती, 51,800 करोड़ रुपए प्राप्त होती थी। कोविड-19 के बावजूद 2 वर्ष इसमें हम लोगों के अमूल्य खर्च हुए, प्रबंधन में खर्च हुए, लोगों की इनकम पे असर पड़ा, कई महीनों तक लॉकडाउन के कारण व्यापार पर असर पड़ा, अर्थव्यवस्था पर उसका बुरा असर पड़ा। लेकिन उस सब के बावजूद हम इसके दायरे को बढ़ाने में लगभग 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। इतना रेवेन्यू हम लोगों ने कलेक्शन किया। एक्साइज में उत्तर प्रदेश में कुल 14,273 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे 16-17 में, और इस समय हम लोग 21-22 में इसे 36,231 करोड़ से अधिक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। ऐसे स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में 11,564 करोड़ रुपए से बढ़ा करके हम लोगों ने इसे 20,045 करोड़ 68 लाख रुपए तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। माइनिंग में 1,548 करोड़ रुपए से बढ़ा करके इसे 2,664 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में प्रदेश के अंदर एक माइनिंग पॉलिसी लाने के बाद हम इसे पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई। कुल मिलाकर के प्रदेश ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है। रेवेन्यू को बढ़ाने के साथ साथ प्रदेश के विकास का जो आधार बना, उस आधार के साथ ही उस आधारशिला पर जो
आगे की कार्रवाई प्रारंभ हुई। आज उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। प्रदेश की अर्थव्यवस्था विगत 5 वर्ष के अंदर दुगनी हुई है और बजट का दायरा भी हमारा आज दुगने से अधिक आज 2022-23 का प्रस्तुत हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस बजट की है वो ये कि रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने जो एफआरबीएम की, राज्यों के लिए एफआरबीएम की जो सीमा तय की है कि आप ऋण लेने की जो सीमा आपकी होगी वह पहले 3% थी। कोविड कालखंड में उसे बढ़ा करके 4 फिर 4.5% किया। पहले 4% तक बढ़ाया था, फिर बाद में उसको 4.5% तक किया गया कि आपकी जो कुल जीएसडीपी होगी उसके इतने तक आप ऋण ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश आज भी अपना बजट के दायरे को बढ़ाने, बेहतर कोविड प्रबंधन करने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, लोक कल्याण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, प्रदेश के प्रत्येक तबके के लिए, गरीबों के लिए, गांवों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए अपनी कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने और समग्र विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही एफआरबीएम की जो सीमा 4.5% तक तय की गई है, हम अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन के तहत यह हमारा इस बजट के बाद भी 3.96% ही रहेगा। हम 4% से भी कम पर आज भी है। बजट का दायरा बढ़ा, प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम हुए, निवेश की नई नई संभावनाओं को हम लोगों ने नई पॉलिसी के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया। ये प्रदेश की कुशल वित्तीय प्रबंधन का एक नमूना है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बजट को घिसा पिटा और जनता की आंख में धूल झोंकने वाला करार दिया है। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट कर बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मायावती ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के जीवन में थोड़े अच्छे दिन लाने के लिए कथित डबल इंजन की सरकार द्वारा जो बुनियादी कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाने चाहिए थे वे कहां किए गए। स्पष्ट है कि नीयत नहीं है तो फिर वैसी नीति कहां से बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता की आंख में धूल झोंकने का खेल कब तक चलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि यह इस सरकार का छठा बजट है और इसमें सब कुछ घटा है, यह बजट नहीं बंटवारा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने 5 साल पहले जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन वह वादा अब तक पूरा नहीं हो सका है। इस सरकार ने पिछले 5 साल में जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसमें ये कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम 2022 में हैं, छठवां बजट पेश हो रहा है। क्या सरकार बताएगी कि हमारे किसानों का, उनकी फसल का जो इन्होंने वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, उसका जवाब क्या है सरकार के पास? जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो कीमत दालों की है, तेल जो खरीदा जाता है उसकी कीमत, डीजल पेट्रोल की कीमत, सीमेंट की, स्टील की, और लगातार आप देखेंगे महंगाई बढ़ी है। इनके लगातार बजट आने से गांव में उदासी है। हमारा नौजवान जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोजगार मिलेगा, आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है कि नौकरी और रोजगार हैं। अगर सरकार के आंकड़े देखें तो आंकड़ों में तो दिखता है, लेकिन ज़मीन पर गांव में अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। और फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर में या गरीब की मदद के लिए योजनाएं चलानी चाहिए थी, वो सरकार नहीं चला पा रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।